इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज, देवघर। गाइस, आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक्स। सांख्यिकीय बुनियाद क्या है, सांख्यिकी की अवधारणाएं क्या हैं और सांख्यिकी का इतिहास क्या है। लंबे समय से छात्र छात्राओं द्वारा मेरे चैनल पर इनबॉक्स में इस क्वेश्चन को लेकर कमेंट्स आ रहे थे। मुझे लगा कि आज मैं आपको बुनियादी सांख्यिकी अवधारणाओं से अवगत कराऊं। इससे पहले मैं आपको उसके इतिहास में ले जाना चाहता हूं। इब्न खल्दुन नाम का एक व्यक्ति, जिसका जन्म 1332 में हुआ और उनकी मृत्यु 1406 को हो जाती है। उनके सामाजिक संगठन का आर्थिक विश्लेषण करने के कारण दुनिया भर के सामाजिक संगठनों का उन्होंने आर्थिक विश्लेषण किया और इस वजह से जनसंख्या, विकास और समूह गतिशीलता पर पहला वैज्ञानिक और सैद्धांतिक कार्यों की उत्पत्ति हुई। इसलिए जनसांख्यिकी का पिता इब्न खल्दुन को माना जाता है। उनके निष्कर्षों ने दुनिया को चौंका दिया। सामाजिक जनसांख्यिकीय गतिशीलता के गणितीय मॉडल की एक नवीन लहर आई। उनकी मुकदमा ने राज्य का संचार और इतिहास में प्रचार की भूमिका का, उनके अवलोकन की एक नई नींव रखी। जॉन ग्रेट के द नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ओपन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी 1662 में जीवन तालिका की एक आदिम शैली शामिल है। बाद में एडमंड हिल जैसे गणितज्ञ ने जीवन तालिका को जीवन बीमा गणित के लिए आधार के रूप में विकसित किया। 1771 में जीवन की आकस्मिकताओं पर प्रकाशित प्रथम पाठ्यपुस्तक का श्रेय रिचर्ड प्राइस को दिया जाता है और उनके बाद अगस्टस डी मॉर्गन को ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू लाइफ कंटिजेंसीज, जो 1938 में पब्लिश हुई। बाद में 18वीं सदी के अंत में थॉमस माल्थस का निष्कर्ष निकला कि अगर रोका न जाए तो जनसंख्या घातांकीय वृद्धि के अधीन हो जाएगी, क्योंकि थॉमस माल्थस को एक डर था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य उत्पादन में वृद्धि से कहीं आगे निकल जाएगी और जिसके कारण गरीबी, अकाल, भूकंप जैसा प्रकोप बढ़ेगा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। और माल्थसियन की जो थ्योरी थी उसने तबाही के लिए आने वाले जो आकस्मिकताएं हैं उनकी तरफ उन्होंने ध्यान ले जाने का प्रयास किया था। उन्हें अति जनसंख्या के विचारों के बौद्धिक पिता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि माल्थस ने जो थ्योरी दी, न केवल तब के अर्थशास्त्रियों ने तो बहुत आलोचना की उनकी जनसंख्या सिद्धांत का, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता 100% है। आज आप जिस वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं,
वह भी उसका ही एक छोटा सा स्वरूप है। उदाहरण के लिए उन्होंने वर्लस्ट और बेंजामिन गोम्पेट द्वारा अधिक परिष्कृत और यथार्थवादी मॉडलों को प्रस्तुत किया था। 1860 से 1910 की अवधि को संक्रमण की अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जब जनसांख्यिकी सांख्यिकी से एक अलग क्षेत्र के रूप में उभरी। पहले जनसांख्यिकी हुआ करती थी, बाद में सांख्यिकी जो एक अलग क्षेत्र लेकर अलग क्षेत्र के रूप में उभरी, वह अवधि था 1860 से 1910 का। इस अवधि में कई महान अंतर्राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय विद्वान का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे एडोल्फ क्वेटलेट, विलियम फॉर, लुइस एडोल्फ बर्टिलोन और उनका बेटा जैक, जोसेफ कोरेसी, एंडर्स निकोलस केर, रिचर्ड बोक, विल्हेम लेक्सिस और डूइंग बोडियो, सभी ने जनसांख्यिकी तथा विधियों के उपकरण और जनसांख्यिकीय विश्लेषणों की तकनीकों के विकास में अहम योगदान दिया। दोस्तों, जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का एक सांख्यिकीय अध्ययन है। यह एक बहुत ही सामान्य विज्ञान हो सकता है जिसे किसी भी तरह गतिशील मानव आबादी पर लागू किया जा सकता है, अर्थात ऐसी आबादी जो समय और स्थान के साथ साथ परिवर्तित होती है। इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण, जन्म, प्रवास, वयोवृद्ध और मृत्यु के संदर्भ में स्थानिक या कालिक परिवर्तन का अध्ययन शामिल होता है। जनसांख्यिकीय विश्लेषण को न केवल जनसंख्या से बल्कि शिक्षा, राष्ट्रीयता, धर्म और जातीयता जैसे मापदंडों के आधार पर विभाजित पूरे समाज पर या समूहों पर लागू किया जा सकता है। शिक्षण क्षेत्र में जनसांख्यिकी को अक्सर समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र अथवा मानव विज्ञान की एक शाखा के रूप में माना जाता है। औपचारिक जनसांख्यिकी के अध्ययन का लक्ष्य क्या है? जनसंख्या की प्रक्रियाओं के मापन तक सीमित रखा है, जबकि यह सामाजिक जनसांख्यिकी जनसंख्या अध्ययन का अधिक व्यापक क्षेत्र एक जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक प्रक्रियाओं के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। जनांकिकी शब्द को अक्सर गलती से जनसांख्यिकी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह किसी खास जनसमुदाय की विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है जिसका प्रयोग सरकारी विपणन या अभिमत अनुसंधान में या ऐसे अनुसंधान में इस्तेमाल जनसांख्यिकीय प्रोफाइल में होता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का फंक्शंस क्या है? ये डिफरेंट टाइप के डाटा को कलेक्ट कैसे करता है? तो हम मोटे तौर पर बहरहाल दो तरीकों पर चर्चा करेंगे कि डेटा संग्रह के दो तरीके कौन से हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष डेटा महत्वपूर्ण पंजीकृत आंकड़ों से आता है।
जो सभी जन्म और मृत्यु की टोह रखता है, यानी देश के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर, राज्य के अंदर, राज्य की सीमाओं के अंदर जन्म लेने वाले और मृत्यु का पूरा खाका रखता है, पूरा हिसाब रखता है। और साथ ही साथ कानूनी स्थिति में कुछ खास परिवर्तनों का भी, जैसे विवाह, तालाक और प्रवास, यहां तक कि निवास स्थान का पंजीकरण। लेकिन बेहतर पंजीकरण प्रणाली वाले विकसित देशों में, जैसे दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां यह प्रणाली भारत से अलग है, जैसे अमेरिका और यूरोप के अधिकांश देश, जहां जन्म मृत्यु की संख्या का आकलन करने के लिए पंजीकरण आंकड़े सबसे अच्छा तरीका है। जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित करने का एक अन्य प्रत्यक्ष आम विधि, कॉमन मेथड, जनरल मेथड है जनगणना, जिसके माध्यम से हम देश के एक एक लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी स्थितियों और अवस्थाओं से अवगत हो जाते हैं। एक जनगणना आमतौर पर या तो देश की सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और देश के हर व्यक्ति को गिनने का प्रयास करती है। बहरहाल महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों के विपरीत, जिन्हें आमतौर पर लगातार एकत्र किया जाता है और वार्षिक आधार पर संक्षेपित किया जाता है, जनगणना सामान्यतया केवल हर 10 सालों में होती है। सेंसस का जो मेथड है वो एवरी 10 ईयर्स पर होता है और इस प्रकार आमतौर पर जन्म और मृत्यु के आंकड़ों के लिए सबसे अच्छा स्रोत नहीं है। विश्लेषणों को एक जनगणना के बाद यह अनुमान लगाने के लिए आयोजित किया जाता है कि अधिक गणना या अल्प गणना कितनी हुई। दोस्तों, जनगणना में लोगों की सिर्फ गिनती के अलावे काफी कुछ शामिल होता है। वे आमतौर पर परिवारों या घरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, रोजगार की स्थिति, व्यवसाय और भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे प्रवास, जन्म स्थान या पिछला निवास स्थान, भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता या जातीयता, यहां तक कि नस्ल भी और नागरिकता के आंकड़े को भी एकत्र कर सकते हैं। उन देशों में जहां महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली अधूरी हो, जनगणना का इस्तेमाल मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, जनवादी चीन गणराज्य की जनगणना ऐसे जन्मों और मृत्यु की जानकारी एकत्र करती है जो जनगणना के ठीक पहले 18 महीने में घटित हुई हो। तो अलग अलग देशों की जनगणना की प्रणाली, सांख्यिकी विधियां जो हैं वो उस देश की आर्थिक स्थिति, विकसित और अविकसित जैसे अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर तय किए जाते हैं। इसलिए यहाँ यह कहना आवश्यक है कि बुनियादी सांख्यिकीय की जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं का जो
प्रमुख स्वरूप है प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप। इन्हीं दो आधारों के आधार पर सैंपलिंग किया जाता है। यह समूह को आधार बनाकर विभिन्न प्रकार की जानकारियां एकत्र की जाती है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर हम देश के विकास से संबंधित यहाँ तक कि बजट भी और उसकी शिक्षा दीक्षा और राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय जिम्मेवारी होती है सरकार की, लोकतांत्रिक देशों में, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉमन पीपुल के लिए, आम जनमानस के लिए, जनता के लिए, उस राष्ट्रीय जिम्मेवारी के निर्वहन के दृष्टिकोण से भी सांख्यिकीय अवधारणाओं को जानना, जनगणना की प्रक्रियाओं को जानना, जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए जानकारियों के बारे में जानना, यह सब हम सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुनः मैं अगले वीडियो में इसके शेष भाग लेकर आऊँगा। आपको अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद।